आई है बजट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अपने आवास से निकली निर्मला सीतारमण, तस्वीरें भी आई हैं सामने। वित्त मंत्रालय के लिए निर्मला सीतारमण निकली, जहां थोड़ी ही वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने रही। उम्मीदों का ये बजट और इससे पहले वित्त मंत्री देखिए पहुंच भी चुकी हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कंचन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, क्या कुछ बड़ी अपडेट, क्योंकि वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं अब? चलिए ठीक है, संपर्क साधेंगे हमारे सहयोगी कंचन से। और इस बीच तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु पांडे जी, आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं, अपने आवास से निकल करके आप पहुंच चुकी हैं और अब से बस कुछ देर का और इंतजार और बजट की पेशी होनी है। नहीं, ये तो स्वाभाविक है, ये तो रूटीन प्रक्रिया है सरकार की, क्योंकि वो अभी पहचाएंगे, फिर वो उनका शायद राष्ट्रपति को भी वो लोग प्रेजेंट करते हैं, इसके बाद ही वो चीजें आगे आती हैं, संसद पटल पे आती है। तो अभी तो खैर ये पुरानी बिल्डिंग में ही सारा प्रिंट हुआ है, कल जो बेसमेंट में जो प्रिंट जो है मिनिस्ट्री वहां पे हुआ है। तो अभी देखते हैं। देखिए मात्र 75,000 से 25,000 पे और बढ़ा देना एक डिडक्शन वही इतना बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं करेगा, जो 12 जो न्यू टैक्स रेजिम में है ना। मेजर इम्पैक्ट करेगा ग्राउंड पे कि आप किस तरीके से किसानों को लेके स्किलिंग, जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट था आपका स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उस पे मैन्युफैक्चरिंग हब को लेके क्या काम करते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे आज की डेट में हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो इतना ज्यादा है बाकी कंट्री के मुकाबले, उसके लिए किस तरीके से इस हमारे आने वाले समय में ठीक है अंकिता जी, क्योंकि बार बार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसानों को लेकर के, जरा पीएम सूर्य योजना जो है उस पर उसका भी जिक्र कर लेते हैं। माना जा रहा है कि उसमें भी बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि बार बार आप कह रही थी कि टैक्सेस को लेकर के और ईवी व्हीकल्स को लेकर के, तो इसमें भी इस क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या सुलझती जरूर आज नजर आ सकती है। अनामिका की अंकिता, आपने किसको पूछा? अनामिका जी, आप ही से सवाल था जी। आपने बात की है कि जो स्किलिंग इंडिया बेसिकली हम बात कर रहे हैं, और आपने कुछ बात ये भी की कि हमारे सेक्टर में अगर हम देखें तो मैं कुछ चीजों पर गौर देना चाहूंगी। एक तो बात आती है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो पुरानी गाड़ियां हैं, असल में उस पर अगर सरकार उसके कबाड़ में अगर छूट मिलते ही और जीएसटी क्रेडिट को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, तो नई वाहनों की बिक्री बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी एक उम्मीद है, संभावना है कि स्क्रैपेज पॉलिसी जो है उस पर सरकार कुछ ना कुछ अपना नियम दे और सस्ती फाइनेंसिंग भी करे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र जो एक क्षेत्र है, ग्रामीण मांग बढ़ सके, तो सस्ते ऑटो लोन और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़े। ये एक संभावना ऑटोमोबाइल सेक्टर करता है। साथ ही साथ जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें जो लिथियम है और जो सेल है, उसके पर जो ड्यूटी लगती है उसमें भी अगर कटौती हो तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग कच्चा माल, वो हमारा थोड़ा सस्ता हो जाएगा। नहीं तो वो बहुत महंगा हो जाता है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट हमारे बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इस सेक्टर को अगर अपलिफ्टमेंट देना है तो हमें मिडिल क्लास को थोड़ी राहत देनी होगी, डिमांड जनरेट करना होगा, और साथ ही साथ नहीं, डिमांड कैसे जनरेट होगा अनामिका जी? बड़ा सीधा सा सवाल है कि अगर चार्जिंग की फैसिलिटी रहेगी नहीं। मैं कई सारे मुल्कों में गया हूं, दूसरे मुल्कों में, वहां चार्जिंग की ईयू गाड़ियों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वो हमारे मुल्क में नहीं है। जब फैसिलिटी रहेगी ही नहीं तो फिर गाड़ियां चार्ज होंगी कैसे? देखिए, अगर आप मेट्रोपोलियन सिटी में रहती, खासकर दिल्ली वगैरह, तो वहां तो पार्किंग में लगाने के लिए जगह नहीं है गाड़ियों को, वहां चार्जिंग कहां से करेंगे हम? और इसीलिए अब उम्मीद यही हो रही, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य अब ये हो रहा है कि फेम के बाद जब हम पीएम ई ड्राइव की बात कर रहे हैं, तो इस ई ड्राइव की योजना को मजबूती तभी मिलेगी जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नए बनेंगे। तो बहुत मुझे प्रबल ऐसी उम्मीद दिख रही है कि इस बजट में इस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फंड ज्यादा मिल सके। और जहां तक जो कुछ कंपोनेंट्स में हमने जैसे बताया कि 18% जीएसटी लगता है, इस पर थोड़ी कटौती अगर हो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ईवी पर तो 5% जीएसटी है, लेकिन जो चार्जिंग सेवाएं और कंपोनेंट्स पर 18% जीएसटी है। जब ये कम होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर भी ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर ये सेक्टर इस बात पर जोर दे रहा है और संभावना भी दे रहा है, इस बार निश्चित रूप से बजट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ नई
सरकार के फंड जनरेट ज्यादा हो सकते हैं, रेवेन्यूज पे आ सकता है और एक्सपेंडिचर। यानी आप मानती हैं अनामिका जी की तकरीबन 44 लाख जो कारें हैं वो हर साल भारतीय खरीदते हैं। अगर बात करें तो तकरीबन 2 लाख लग्जरी गाड़ियों को छोड़ दें तो 42 लाख जो कारें हैं वो हमारी इंडियन मेड होती हैं। तो इसमें ईयू गाड़ियों की जगह भविष्य में आप देखती हैं कि वो बना पाएंगी 10 या 15% का मार्केट? देखिए, आज हर वर्ग भी इतना अवेयर हो चुका है पॉल्यूशन से कि ईवी की डिमांड जनरेट करना एक बहुत ही जरूरी पहल हो चुकी है। तो हम केवल ईवी ही नहीं, हमने कहा कि जो हाइब्रिड वाहन है उसमें भी टैक्स में अगर राहत मिलती है और विशेष प्रोत्साहन यदि मिलता है तो अपलिफ्टमेंट होगा और हर वर्ग अब ये चाह रहा है कि वो ईवी गाड़ियों को परचेज करे, लेकिन बिकॉज ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। अगर सरकार की योजनाओं में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जाए तो निश्चित रूप से डिमांड ईवी की बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को कहीं ना कहीं उस पर एक डीमोटिवेशन की बात दी जा रही है, तो पॉल्यूशन इससे काफी बढ़ रहा है। हमारी बात ग्रीन एनर्जी की हो रही है, हमारी बात हो रही है ईवी की, हमारी बात हो रही है पीएमई ड्राइव की, तो ये जितना मजबूत बनेगा और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि इस सेक्टर पर इस चीज को लेकर सरकार की बहुत ही उज्जवल योजनाएं हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, कुणाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे साथ कुणाल जी जुड़े हुए हैं जो कि रोजगार.com से हैं। कुणाल जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। कुणाल जी, क्योंकि आज शेयर मार्केट भी खुला हुआ है, क्योंकि आज बजट पेश होना है और ऐसे में रविवार के दिन बाजार का खुलना, क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि इससे पहले एक एक बयान पर जो मार्केट है वो इधर से उधर फ्लक्चुएट हो रहा है शेयर मार्केट का। देखिए, आई थिंक उम्मीदें ये तो सिंबॉलिक है जो आज मार्केट खुला हुआ है। अदरवाइज कोई ऐसी कोई बहुत भयंकर कोई बहुत खास मूवमेंट और बहुत ज्यादा निवेश आज रहेगा नहीं। इट्स अ सिंबॉलिक कि मार्केट आज बजट के साथ खुला हुआ है और इसके अंदर मेरे ख्याल से 4 मेजर सेक्टर्स हैं जहां पे जिनको आशाएं हैं कि काफी ज्यादा ग्रोथ और काफी ज्यादा सब्सिडीज वगैरह निकल के आएंगी। एक तो है एआई ओरिएंटेड सेक्टर्स, जिसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसमें हमारी बहुत ही ज़्यादा निर्भरता बनी हुई है चाइना के ऊपर, ताइवान के ऊपर और विदेशों के ऊपर। तो एक उस एरिया के ऊपर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आज बजट में डेफिनेटली निकल के आएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा एरिया है वो है टेक्सटाइल, अपैरल, फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा ये ईयू की डील के साथ। तो उनके लिए क्या खासा गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हब बनाएगी जहां से इनकी प्रोडक्शन और इनकी क्वालिटी के ऊपर कुछ फोकस करके कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। क्रेडिट स्कीम लगानी बहुत ज़रूरी है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए, अदरवाइज ये पूरी की पूरी ईयू डील का आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। छोटे उद्योगपति जितने भी हैं जो स्प्रेड अक्रॉस हैं, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, एक गुजरात की एक बहुत बड़ी लॉबी है जो जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस करती है। गोल्ड के प्राइस के चक्कर में पूरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और कहीं ना कहीं इस सेक्टर के लिए भी थोड़ा बहुत इंसेंटिव या सब्सिडी इस बजट में डेफिनेटली देखा जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस पिछले 1-2 साल से बिल्कुल नीचे चल रहा है और यूरोप के अंदर इस एरिया में भी एक्सपोर्ट करने का बहुत ही ज्यादा। लेकिन कुणाल जी, एक सवाल ये भी उठता है कि सेमीकंडक्टर की अगर आप बात कर रहे थे और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, सरकार इस पर लगातार ध्यान दे रही है, उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि आपने जिक्र यहां पर ताइवान का किया, जिक्र आपने यहां पर चाइना का किया। ताइवान 90% से ज्यादा करता है, बाकी जो बचता है वो चाइना है। ऐसे में हम अपनी जगह कैसे बना पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने लक्ष्य तो ये रखा है जीडीपी में कि 25% तक जो इंडस्ट्रियल चीजें हैं उनको बढ़ावा देना है और वो तेजी से भी विकास कर रहा है। देखिए, इसमें आशीष जी 2-3 चीजें आ जाती हैं। अभी जैसे एक अश्विनी वैष्णव जी ने भी एक डिवॉर्स में एक भाषण दिया था जिसके अंदर उन्होंने खासा इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया था। उन्होंने 5 लेयर्स की बात करी थी। एप्लीकेशन लेयर, जिसमें नो डाउट इंडिया वर्ल्ड लीडर है, जहां पे इंजीनियर्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट के बारे में आता है, या एआई एडॉप्शन इन दिस कंट्री आता है। दूसरा एरिया आता है मॉडल का, तीसरा एरिया आता है चिप डिजाइनिंग का, चौथा एरिया आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का और 5वां एरिया आता है एनर्जी का। एनर्जी के ऊपर आई थिंक मोदी जी का एक कुछ दिन पहले ही बयान आया था कि इंडिया एक एनर्जी इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ बढ़ रहा है और 2030 तक एक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएगा।
मेरे ख्याल से उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए जिस स्पीड से हमारे यहाँ सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। और अभी आपने प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के बारे में भी बात करी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्लियर है कि हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है, वी कैन नॉट बी इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर ऑयल। जो अच्छा उससे पहले वाला एरिया जी इंफ्रास्ट्रक्चर को चिप डिजाइनिंग का, इसके अंदर इंडिजीनियस हमें अब काम बहुत लेट शुरू हुआ है, और मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल में इस पे फोकस हुआ है गवर्नमेंट का, क्योंकि इसमें इंडिया बहुत ही पीछे है और कहीं ना कहीं 100% डिपेंडेंसी बनी हुई है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। इसके अंदर भी दो पहलू आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और चिप डिजाइनिंग के ऊपर। अगर हम एआई स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चलें तो 50,000 से 80,000 डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर, डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर जो एआई एनालिसिस होते हैं, डेटा एनालिसिस होके जैसे चैट जीपीटी आपको रिजल्ट देता है, वो वाला काम इंडिया डेफिनेटली कर सकता है। अगले 2 से 4 साल, 2 से 5 साल के अंदर अपना खुद का एक एलएलएम बना सकता है। जैसे फ्रांस के पास है, 2 यूएस के पास है, एक चाइना के पास है, जिसे आप चैट जीपीटी डीप सीक के नाम से जानते हैं। एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट ये वाला रह जाता है। तीसरा कंपोनेंट रह जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। डेटा सेंटर्स के लिए आई थिंक ओडिशा गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्टेप्स ले चुकी है अपने इंडिजीनियस लेवल पे, और तमिलनाडु आई थिंक हैज टेकन अ वेरी बिग लीप, जहां पे फॉरेन अट्रैक्शन इन्वेस्टमेंट्स फॉर चिप डिजाइनिंग का एरिया हम देखते हैं। सेमीकंडक्टर के ऊपर खास मेहमान इस समय बने हुए हैं, बजट पर चर्चा कर रहे हैं। 2026 का बजट कैसा होगा? कुणाल जी, ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि एक सवाल जो है वो देश की जनता जानना चाहती है। हमारी तरफ से यानी इंडियन हुकूमत की तरफ से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और पीएलआई जो स्कीम है वो चल रही है, वो बेहतर प्रगति भी कर रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो है कंपनियां हैं वो ISM 2.0 चाहती हैं। जरा इसको समझाइएगा कि ये है क्या और कंपनियां क्यों चाहती हैं। देखिए, एक बड़ा ही इसमें सिंपल सा हिसाब है। अगर मैं बड़े सिंपल शब्दों में बताऊं, एक चिप डिजाइनिंग फैक्ट्री बनती है करीबन 10,000 करोड़ की, ठीक है। और इंडिया लाइक ए सेट थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूर है। काफी समय बाद इंडिया ने फोकस करा है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का अपने देश में बनाने के लिए। एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एक बहुत ही हाईटेक फैसिलिटी चाहिए जहाँ पे चिप डिजाइनिंग एक्चुअली होती है, जहाँ पे बनते क्या है, रॉ सिलिकॉन वेफर्स बनते हैं, जैसे सीपीयू, मोबाइल चिप्स, मेमोरी चिप्स। और ये जो ऑटोमोबाइल के अंदर आपने देखा होगा कोविड के बाद एक बहुत बड़ा चिप डिजाइन के एरिया में, चिप सप्लाई के एरिया में बहुत बड़ा अभाव आया था, जिससे मार्केट इम्पैक्ट भी हुई थी। वो इंडिया अपना खुद का बनाना चाहता है। तो सेमीकंडक्टर मिशन में मेरे ख्याल से लास्ट ईयर बजट में 76,000 करोड़ के आसपास का जी बजट आउटले करा गया था, जो कि ठीक है, मतलब फिर भी बहुत कम है इस सेक्टर के लिए। अब इस सेक्टर को चाहिए क्या क्या? सबसे पहला चाहिए, जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो इंडिया को चाहिए एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विच हैज जो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना पड़ेगा, और हो सके तो शुरू के इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को लगाने पड़ेंगे, या 50 to 70% तक इसमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। क्यों? लाइक आई सेड, एक फैक्ट्री इसमें 10,000 करोड़ तक की चली जाती है, ज्यादा भी जा सकती है। इट कैन गो फ्रॉम एनीथिंग बिटवीन $1 billion to $10 billion टू जस्ट सेट अप अ चिप डिजाइनिंग फैक्ट्री। सेकेंड है, इसके अंदर इंडिया के पास वर्कफोर्स भी नहीं है इस टाइम पे, जबकि जो हार्डवेयर साइड की बात करें, हम सॉफ्टवेयर की बात नहीं करें। सॉफ्टवेयर में इंडिया वर्ल्ड लीडर है एआई के ऊपर, एप्लीकेशन लेयर पे, और कहीं ना कहीं हमारे पास इतना बढ़िया टैलेंट है कि हम खुद के एलएलएम्स भी बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हार्डवेयर साइड के ऊपर, उसमें डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, सिमुलेशन और ये सारे एरियाज होते हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट इंडिया को ये है कि यहाँ पे इंडिया में आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे केडेंस हो गई, मेंटर ग्राफिक्स हो गई, पहले फ्री स्केल थी, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। सो हमारे पास इंजीनियर्स बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कैसे डाइवर्ट करा जाएगा इस लेकिन तरीके कुणाल की जी, क्या हमारे पास स्मार्ट वर्क प्लेस है क्या जैसे चाहिए? देखिए, स्मार्ट वर्क प्लेस तो वही मैंने इसीलिए बोला ना, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसे हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या ISM आप बोल रहे जी हैं, इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन थिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। आपको क्लीन रूम्स चाहिए, आपको 24 घंटे हाई एंड पावर सप्लाई चाहिए, आपको एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स चाहिए, आपको उसके अंदर सप्लाई चाहिए गैसेस की, इक्विपमेंट की, टेस्ट इक्विपमेंट की जो शुरू में इंपोर्ट होंगे, स्पेशलिटी केमिकल्स आते हैं इसके अंदर, डोमेस्टिक डिमांड हमारे पास बहुत है।
तो मेरे ख्याल से डिमांड की कमी नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट इसे शुरू में अगले 5 साल 10 साल अगर इसे सब्सिडाइज भी करना चाहे तो कहीं ना कहीं इसका आरओआई बहुत अच्छा निकल के आता है। दूसरा मैंने कि बताया कि इसके अंदर इंजीनियर्स जो चाहिए R&D के लिए, आईपी क्रिएशन के लिए, ईडीए के लिए, मेरे ख्याल से वो हमारे देश में आज की डेट में हम एक सही सिस्टम पे बैठे हैं, सही जगह पे बैठे हैं। यहाँ से इंडिया कहीं ना कहीं अपनी सेमीकंडक्टर जर्नी शुरू डेफिनेटली कर सकता है। वी आर सिटिंग एट अ वेरी वेरी गुड प्लेस। जो पैसे की मेजर प्रॉब्लम है जो प्राइवेट सेक्टर शायद इस टाइम पे फोकस नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स चाहिए। ठीक है कुणाल जी, आएंगे आपके पास। प्रोफेसर भारती भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर भारती, क्योंकि बार बार हम जिक्र किसान को लेकर के कर रहे हैं और हमने देखा कि कई बार से बात जरूर कही जा रही थी कि 6 से बढ़ा करके 9 कर दिया जाएगा, इसमें योजना में बढ़त की जाएगी। तो अब किसान और गरीब आम आदमी, इन तीनों का अगर हम जिक्र करें, क्या कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद आप कर रहे हैं? क्योंकि इस बार माना जा रहा है बदलाव जरूर होगा। जी सीमा जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि विकसित भारत के लिए हमारे बजट में क्या चीजें आने वाली हैं। अब इसके लिए अगर ये देखा जाए तो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए सरकार कौन सी योजना लेके आ रही है और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने में क्या फायदा होगा। क्योंकि पिछले बजट में अगर युवाओं को देखा जाए तो युवाओं के लिए जो भी स्कीम चला वो बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं हुआ। यद्यपि सरकार दावा कर रही है कि हमने 56 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। अब देखिए ना, 56 करोड़ लोग? हाँ सर 56 लाख 56 करोड़? हाँ रोजगार नहीं 56 करोड़ 56 लाख नहीं 56 लाख नहीं, 56 करोड़ मैं बता रहा हूँ। ये तो ये 56 करोड़ है, अगर मैं गलत ना हूं। अरे नहीं सर, जो ELI स्कीम थी उसमें उन्होंने 2 करोड़ का टारगेट लिया था, वो पूरा नहीं हो पाया। 56 करोड़ कैसे होगा? मुझे लगता है कुछ डेटा में गलतियां हैं। नहीं नौकरी नहीं, रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ रोजगार पे जी मैं वही कहूँ 56 करोड़। जी प्लीज। अब एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि बीजेपी सरकार ने 2016 में जो एक था स्किल्ड इंडिया, जो मनमोहन सिंह सरकार के समय में स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम चलता था, उसी का नाम बदल करके और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कर दिया। ठीक है, कि नाम बदलने में भाजपा समझती है कि नाम बदलने से ही जो है सब कुछ उसी में है, तो वो कर दिया। उसमें लक्ष्य था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना। भारी भरकम बजट था। अब जो अभी जो CAG की रिपोर्ट आई है वो सबसे चौंकाने वाली। MSP और एग्रीकल्चर रिफॉर्म की भी बात जरूर हो रही थी और उस पर हालांकि बजट पिछली बार जरूर चुप रहा, लेकिन इस बार की बजट में काफी उम्मीदें हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए, बजट चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और फिर हाजिर होंगे।